सुप्रभात बच्चों, प्यारे बच्चों, कैसे हो सब। मुझे आशा है सब अच्छे होंगे और अपने घर पे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के पाठ नंबर 1 भाषा और व्याकरण के जो मुख्य प्रश्न उत्तर बनते हैं उनका अध्ययन करेंगे। मुझे आशा है आप उसे ध्यान से सुनेंगे और उन्हें याद भी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जिन बच्चों की नोटबुक पूरी नहीं है, जिन्होंने लेसन नहीं लिखा हुआ, तो वो अपनी नोटबुक में से नोट भी कर लेंगे। आप बीच बीच में वीडियो को रोक के अपनी नोटबुक में इन्हें नोट भी करते रहना। तो प्यारे बच्चों, हमारे प्रथम अध्याय का नाम है भाषा और व्याकरण। तो सबसे पहला प्रश्न बनता है, भाषा किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, भाषा आपको सबको पता ही है। भाषा हम सब हर रोज प्रयोग करते हैं भाषा का। दुनिया में लगभग सभी लोग भाषा का प्रयोग करते हैं। उनकी भाषा कोई भी हो सकती है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, पंजाबी, फ्रेंच, रशियन, इटालियन, कोई भी। तो सभी भाषा का प्रयोग करते हैं एक दूसरों की बातों को समझने के लिए, एक दूसरे से बातों को समझाने के लिए तो भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले भाषा किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं तथा दूसरे के विचारों को समझ सकते हैं, उसे भाषा कहते हैं। तो क्या हुआ बच्चों इसका उत्तर, कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं। मतलब दूसरों के सामने हम अपनी बात को बता सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं और दूसरे की बातों को हम भाषा के द्वारा समझ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, दूसरा प्रश्न क्या बनता है, क्या है इसमें, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है बच्चों, 14 सितंबर को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया। कब घोषित किया गया बच्चों हिंदी भाषा को राजभाषा, 14 सितंबर 1949 को। कब किया गया बच्चों, 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया था। हिंदी में कितने वर्ग होते हैं, कितने वर्ग होते हैं बच्चों, 5 वर्ग होते हैं। हिंदी में कितने वर्ग होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है बच्चों, 22 भाषाओं को। 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। हमारे देश की जो 22 भाषाएं हैं उनको हिंदी संविधान में मान्यता दी गई है। तो अगला प्रश्न क्या बनता है, देखो बच्चों, भाषा के कितने रूप होते हैं। देखो भाषा के बच्चों कितने रूप होते हैं, भाषा के 2 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं बच्चों, भाषा के 2 रूप होते हैं। भाषा, मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा। मौखिक भाषा और लिखित भाषा। देखो आपने इसका फ्लो चार्ट भी बनाना है, जैसे इसमें बना रखा है। भाषा के 2 रूप, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा किसे कहते हैं, मौखिक भाषा किसे कहते हैं बच्चों, जिसमें मन के विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे भाषण देना, कहानी सुनाना आदि। भाषण देना और कहानी सुनना आदि ये मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। जिसमें मन के विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे भाषण देना और कहानी सुनना। लिखित भाषा किसे कहते हैं, अगला प्रश्न क्या है बच्चों, लिखित भाषा किसे कहते हैं, जिसमें मन के विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा
कहते हैं। कहानी लिखना, पत्र लिखना आदि यह भाषा का स्थायी रूप होता है। तो क्या होता है बच्चों लिखित भाषा? लिखित भाषा वो होती है जिसमें मन के विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे कहानी लिखना, पत्र लिखना आदि यह भाषा का स्थायी रूप होता है। स्थायी रूप कैसे होता है? जैसे हमारे पास पुस्तक होती है, पुस्तक में जो भाषा या बात कोई भी लिखी जाती है तो उसे हम लंबे समय तक अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं, इसलिए स्थायी रूप भाषा का लिखित रूप को स्थायी रूप कहा गया है। लेकिन आजकल मौखिक रूप भी स्थायी रूप बन गया है, क्योंकि आजकल विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि उसे रिकॉर्ड करके रखा जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न कौन सा है? बोली किसे कहते हैं? बोली क्या होता है बच्चों? तो छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे हमारी हरियाणा में बोली, पंजाब में पंजाबी बोली है, उत्तराखंड में उत्तराखंडी, पहाड़ी बोली, ये सब छोटी छोटी बोल मतलब थोड़े से क्षेत्र में बोली जाती है, थोड़ी सी जगह में बोली जाती है, कम क्षेत्र में बोली जाती है। सीमित क्षेत्र में तो क्या बनता है इसका उत्तर बच्चों? सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। जैसे पंजाब में पंजाबी और हरियाणा में हरियाणवी। तो अगला प्रश्न क्या है बच्चों? देखो, उपभाषा किसे कहते हैं? उपभाषा, उपभाषा कौन सी होती है बच्चों? तो उसके बारे में जानकारी लेते हैं। बोली जब विस्तृत क्षेत्र में बोली जाने लगती है तो वह उपभाषा बन जाती है। बोली जब बड़े क्षेत्र में बोली जाने लगे, जैसे पंजाबी भाषा है वो बड़े क्षेत्र में बोले जाने लगी तो वो उपभाषा बन गई है। अब वो पंजाबी उपभाषा बन गई है। बोली जब विस्तृत, विस्तृत क्या होता है? बड़ा, विशाल, बड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को उपभाषा कहा जाता है। एक उपभाषा में अनेक बोलियां हो सकती है। एक उपभाषा में बच्चों अनेक बोलियां सम्मिलित हो सकती हैं। उपभाषा और बोली में अंतर स्पष्ट करें। उपभाषा और बोली में अंतर स्पष्ट करें। जैसे आगे दे रखा है बच्चों, उदाहरण दे रखा है उपभाषा और बोलियां। पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी, हरियाणवी, बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी। बिहारी हिंदी, भोजपुरी, मगही, अंगिका, मैथिली। पहाड़ी हिंदी, गढ़वाली, कुमाऊनी। राजस्थानी हिंदी, मेवाड़ी, मारवाड़ी और जयपुरी। भाषा और बोली में अंतर। तो प्यारे बच्चों, भाषा और बोली में अंतर स्पष्ट करें। तो इस प्रश्न का उत्तर करेंगे अब हम, भाषा और बोली में क्या अंतर है? भाषा और बोली, जैसे देखो बच्चों, दो पार्ट बना के ऐसे ही लिखना है। भाषा का क्षेत्र विस्तृत है। भाषा का जो क्षेत्र होता है विस्तृत होता है, बड़ा होता है। जैसे हमारी हिंदी भाषा हमारे पूरे भारत में बोली जाती है और इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है। भारत में क्या, विश्व में भी बोली जाती है बहुत सी जगह, और दूसरे देश भी हैं जहाँ हिंदी भाषा बोली जाती है। बोली का क्षेत्र सीमित होता है। बोली का जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है। जैसे हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है और कहीं नहीं बोली जाती, बहुत कम मात्रा में बोली जाती है। वो भी हमारे हरियाणा के लोग ही हैं, जो दूसरी जगह पे रहते हैं तो वही बोलते हैं, वरना और जगह पे हरियाणवी नहीं बोली जाती, लेकिन हिंदी पूरे देश में बोली जाती है। भाषा को लिखा जा सकता है, भाषा को लिखा जा सकता है, उसकी लिपि होती है, लेकिन बोली का लिखित रूप नहीं होता। बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता। जैसे हिंदी को लिखा जा सकता है, लेकिन हरियाणवी को लिखना बहुत मुश्किल है, मतलब उसकी कोई विशेष लिपि नहीं है। तो प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या है देखते हैं।
मानक भाषा किसे कहते हैं? मानक भाषा, मानक का मतलब भी क्या होता है बच्चों? मान्यता प्राप्त, जो मान ली गई है, जिसे माना जा चुका है, जो मानी गई है, उसे मानक भाषा कहते हैं। मानक का मतलब यही होता है। मानक भाषा किसे कहते हैं? भाषा में एक रूपता लाने के लिए भाषा के जिस रूप को विद्वानों द्वारा मान्यता दी जाती है वह मानक भाषा कहलाती है। जो मान्यता प्राप्त भाषा होती है उसे मानक भाषा कहते हैं। विद्वानों की एक सभा होती है और उसमें जो जिस भाषा को मान्यता दी जाती है, जिन वर्णों को, जिन अक्षरों को मान्यता दी जाती है, उन्हें ही भाषा में सम्मिलित किया जाता है। तो भाषा में एक रूपता लाने के लिए मतलब सभी जगह एक जैसी भाषा का प्रयोग हो, इसीलिए भाषा के रूप को मानक भाषा बनाया जाता है ताकि सब जगह एक समान रूप से वो प्रयोग में लाई जा सके। राजभाषा किसे कहते हैं? राजभाषा, देखो नाम से ही पता चल रहा है कि राजभाषा, राजा की भाषा, राजकाज की भाषा, जो हमारे राजकाज में, हमारी सरकारी कामों में प्रयोग की जाती है उसे राजभाषा कहते हैं। तो क्या है बच्चों इसकी परिभाषा? सरकारी कामकाज में प्रयोग की जाने वाली भाषा को राजभाषा कहते हैं। हिंदी भारत की राजभाषा है, हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। तो प्यारे बच्चों, राजभाषा कौन सी होती है? जो हमारे सरकारी कामकाज में प्रयोग की जाती है उसे राजभाषा कहते हैं। जैसे हमारी तहसील हो गई, हमारे स्कूल हो गए, हमारे हॉस्पिटल हो गए, और भी जो दफ्तर हैं, कोई भी है, नगर पालिका है, मार्केट कमेटी है, या कोई भी सरकारी दफ्तर है, डीसी ऑफिस है, एसपी ऑफिस है, थाना है, हमारा जो भी सरकारी ऑफिस हैं, सरकारी दफ्तर हैं, उनमें जो भाषा प्रयोग की जाती है लिखने में, काम करने में, बोलने में, तो वो राजभाषा होती है। तो प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या है? लिपि किसे कहते हैं? लिपि, लिपि शब्द का अर्थ है लीपना, लिखना या चित्रित करना। लिपि शब्द का अर्थ क्या है बच्चों? लीपना, लिखना या चित्रित करना। किसी भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं, इन्हीं चिन्हों को लिपि कहते हैं। लिपि शब्द का अर्थ क्या है बच्चों? लिपना, लिखना या चित्रित करना। किसी भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं, इन्हीं चिन्हों को लिपि कहते हैं। लिपि क्या होती है बच्चों? किसी भाषा को लिखने के लिए कोई चिन्ह, कोई सिंबल्स, कोई चित्र निश्चित किए जाते हैं, तो वो लिपि होती है। किसी भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। ये भी परिभाषा बन सकती है इसकी। किसी भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं, या जिन चिन्हों द्वारा किसी भाषा को चित्रित किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। कई तरह की परिभाषाएं बन सकती हैं इसमें, तो आपको जो अच्छी लगे, जो आसान लगे वो भी याद कर सकते हो, और जो हमने लिखवा रखी है नोटबुक में वो भी याद कर सकते हो। तो हमारी कई भाषाओं की लिपियाँ यहाँ पे दी गई हैं। देखते हैं कौन कौन सी है भाषा और लिपि। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी भाषा की रोमन, पंजाबी की गुरुमुखी, मराठी की देवनागरी। तो प्यारे बच्चों, ये मुख्य भाषाएं थी और ये इनकी लिपियाँ थी। तो अगला प्रश्न क्या बनता है बच्चों, देखते हैं। व्याकरण शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? व्याकरण शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी बच्चों? व्याकरण शब्द की उत्पत्ति वी प्लस आ प्लस क्री धातु से हुई है। व्याकरण शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? वी प्लस आ प्लस कै क्री धातु से हुई है। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ क्या है? व्याकरण का शाब्दिक अर्थ क्या है? व्याकरण क्या शाब्दिक अर्थ है? विश्लेषण या पूर्ण रूप से समझना। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ मतलब व्याकरण शब्द का अर्थ क्या है? विश्लेषण या पूर्ण रूप से समझना, मतलब किसी बात को पूर्ण रूप से सही ढंग से समझना। व्याकरण क्या करती है हमारे लिए? व्याकरण किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाती है। तो व्याकरण क्या करती है? व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना और शुद्ध बोलना सीखते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण के कितने अंग होते हैं? व्याकरण के 3 अंग होते हैं। व्याकरण के 3 अंग: वर्ण विचार, शब्द विचार
और वाक्य विचार, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। बच्चों आपने इसका फ्लो चार्ट बनाना है जैसे इसमें बना रखा है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध लिखना सीखते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा ये अध्याय था ये पूरा हो चुका है। भाषा और व्याकरण के जो मुख्य प्रश्न उत्तर थे हमने वो किताब के अनुसार कर लिए हैं। मुझे आशा आपने इसे ध्यान से सुना होगा और आप इसे अपनी छुट्टियों में याद भी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो।